वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। और आज हम डेप्रिसिएशन का एक आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली विद दिस टॉपिक ये डेप्रिसिएशन चैप्टर भी आपका फिनिश ऑफ हो जाएगा। क्लियर? तो अभी तक हमने डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करे थे। एक तो है स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, दूसरा है डिमिनिशिंग मेथड, रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड। क्लियर? और उसके बाद फिर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी अलग से मेंटेन किया था। क्लियर? तो अगर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से हमने मेंटेन किया था तो हम सारी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एंट्रीज इस अकाउंट में बना रहे थे। तो ये दो चीज़ें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ एसेट अकाउंट हम डिस्कस कर चुके हैं एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डिस्कस कर चुके हैं। Now in today's lecture we will discuss asset disposal account. So by the word disposal means किसी एसेट को सेल ऑफ करना, किसी एसेट को बेच देना या हटा देना, डिस्पोज कर देना। क्लियर? तो जब बाय द नेम इट इज़ वेरी क्लियर, जब कंपनी कोई भी एसेट को सेल ऑफ करती है दैट मीन्स वो उस एसेट को डिस्पोज कर रही है, तो उस केस में हम एक अलग से अकाउंट मेंटेन करते हैं विच इज़ नोन एज एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अभी एसेट कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, प्लांट, मशीनरी, एनीथिंग। क्लियर? तो ये वैसे ही आपके क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो चेंज नहीं होगी। क्लियर? क्वेश्चन वैसे ही आएंगे उसी लैंग्वेज में जैसे कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के वक्त कर रहे थे, या दो डेप्रिसिएशन मेथड्स जब हमने डिस्कस किए तब हम कर रहे थे। क्लियर? तो बेसिकली क्या है, जब कंपनी कोई भी एसेट का पार्ट सेल ऑफ करती है या पूरा एसेट सेल ऑफ करती है और आखिरी में क्वेश्चन में लिखा यू हैव टू प्रिपेयर दी एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो डिस्पोजल अकाउंट में वही एंट्रीज आएंगी जो कि आती हैं जब किसी एसेट का पार्ट सेल ऑफ होता है या कोई पूरा एसेट कंपनी सेल ऑफ करती है। क्लियर? तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी से कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट में क्या क्या एंट्रीज आ सकती हैं। स्टूडेंट्स बहुत आसान है, ये भी आपको थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत है, डोंट गेट कंफ्यूज। पहले क्या होता था कि जब किसी एसेट को हम सेल ऑफ करते थे, क्लियर, तो अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होता था तो हम एसेट अकाउंट में बाय बैंक करके उसका सेलिंग प्राइस शो करते थे। आप उसको थोड़ा सा रिकॉल करिए माइंड में, क्रेडिट साइड बाय बैंक करके एंट्री जाती थी, सपोज 1 लाख में सेल ऑफ कर दिया। क्लियर? उसके बाद उसी डेट पे हम उसका डेप्रिसिएशन निकालते थे जो हमने एसेट सेल ऑफ करा, और उसी डेट पे हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे। लॉस होता था तो क्रेडिट साइड आ जाता था, प्रॉफिट होता था तो डेबिट साइड आता था, ऐसे ही करते थे। क्लियर? फिर हमने डिस्कस किया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जितनी एंट्रीज थी वो प्रोविजन में चली गई, प्रोविजन वाले अकाउंट में, और थर्ड आ गया डिस्पोजल अकाउंट। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी एंट्रीज सेलिंग से रिलेटेड होंगी किसी एसेट की, तो वो सारी एंट्रीज अब हम करेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। मींस एसेट डिस्पोजल अकाउंट में पहली बार तो हम सेलिंग प्राइस शो करेंगे बाय बैंक करके, एंट्री वही होगी, साइड वही होगा। वहाँ भी हम एसेट साइड में भी क्रेडिट साइड करते थे, एसेट डिस्पोजेबल में भी डिस्पोजल में क्रेडिट साइड करेंगे। क्लियर? सपोज ये क्रेडिट साइड है और हमने 1 जुलाई को, सपोज 2011 को 1 जुलाई को हमने एसेट को बेच दिया, तो यहाँ पे हम बाय बैंक करके दिखा देंगे सपोज 1 लाख। तो ये तो वो वाली अमाउंट दिखाएंगे जितने में हमने एसेट को डिस्पोज कर दिया। ऑब्वियसली सेल कर दिया, डिस्पोज कर दिया, एक ही बात है, तो सेलिंग प्राइस भी हम इसकी डिस्पोजल अकाउंट में दिखाएंगे। क्लियर? उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम डेप्रिसिएशन शो करते थे। जो मशीनरी हमने या जो एसेट हमने बेच दिया उसका हम डेप्रिसिएशन शो करते थे उसी डेट पे। तो ये भी 1 जुलाई को हम शो करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि सपोज अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करके चल रहे हैं, क्लियर, तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम लिख देते हैं डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड। सपोज ये आ गया 20,000, ये वाली एंट्री भी हमने डिस्पोजल अकाउंट में दिखा दी, और प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड भी एंट्री हम डिस्पोजल अकाउंट में दिखाएंगे। तो अगर तो लॉस आया तो इसी रेट को ट्रांसफ़र होगा, इसको हम निकालेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिटेड, पीएल अकाउंट लॉस ऑन सेल। सपोज आया से 30,000,
ये वेग अमाउंट्स हैं, हाइपोथेटिकल अमाउंट्स हैं, ठीक है। 30,000 आ गया तो लॉस हमने यहाँ दिखा दिया। अगर प्रॉफिट आता तो हम यहाँ दिखा देते कितना, 1 जुलाई 2011 को हम दिखाते टू PL अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है, यहाँ दिखा देते। डिस्पोजल अकाउंट में आपको 3 चीज़ें पता चल गई, कौन कौन सी एंट्री आएगी। एक तो सेलिंग प्राइस जितने में हम एसेट को सेल ऑफ कर रहे हैं, देन उस पर जितना प्रोविजन लग रहा है दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड या डेप्रिसिएशन ऑन द पार्ट ऑफ द एसेट सोल्ड, और उस पर प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं। तो अब ये एसेट अकाउंट में ना जाके एसेट डिस्पोजल अकाउंट में आएंगी, क्लियर। और एक एंट्री और है, शुरू में हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि कंपनी कौन से एसेट को सेल ऑफ कर रही है, ठीक है। सपोज मशीनरी की बात करें, फर्स्ट मशीनरी, सेकेंड है, 3 मशीनरी परचेज कर ली, फर्स्ट मशीनरी को सेल ऑफ कर रही है, क्लियर। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से सुनना, 2 कंडीशन होती हैं। तो अगर तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कंपनी मेंटेन नहीं कर रही, ओके, तो उस केस में एसेट अकाउंट की जो वैल्यू होगी, जो भी यहाँ एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, वो बुक वैल्यू पे होगी। नाउ बुक वैल्यू इज़ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस डेप्रिसिएशन। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि प्रोविजन अकाउंट तो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम एसेट अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन को अप्लाई करेंगे। तो फाइनल डेप्रिसिएशन के बाद जो मशीनरी की वैल्यू आएगी वो उसकी बुक वैल्यू हो गई, ओरिजिनल वैल्यू तो होगी नहीं। तो अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा तो उस केस में एसेट की वैल्यू बुक वैल्यू पे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। ट्रांसफ़र कैसे होगी, यहाँ आएगी टू एसेट अकाउंट, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आएगी बुक वैल्यू। अगर तो 2 कंडीशन हो गई, अगर तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा तो सेकेंड केस है, इफ़ द कंपनी इज़ मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो उस केस में एसेट की वैल्यू फिर भी यहाँ ट्रांसफ़र होगी, लेकिन अब होगी ओरिजिनल वैल्यू पे, यानी इस वैल्यू पे सपोज 10 लाख है मशीनरी की कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो ये 10 लाख पे ही यहाँ ट्रांसफ़र होगी, इस पर हम डेप्रिसिएशन नहीं शो करेंगे, क्लियर। वेराज अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे। सपोज 10 लाख की मशीनरी है, 5 लाख का डेप्रिसिएशन आ गया, तो 5 लाख की मशीनरी हो गई, तो 5 लाख यहाँ पे बुक वैल्यू हो गई, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू हो गई 10 लाख, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, ओके, क्लियर हो गया। तो ये एसेट फिर से हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एसेट ये वो वाला एसेट है जो सेल ऑफ हो रहा है, इसलिए ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट में आ रहा है। दूसरे एसेट की वैल्यू में ट्रांसफ़र कर देना यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि अगर जैसे 3 मशीनरी परचेज की, उसमें से पहली मशीनरी सेल ऑफ कर रही है कंपनी, तो पहली मशीनरी का ही बुक वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन वो यहाँ आएगा, क्लियर। सेकंड और थर्ड से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया। तो बेसिकली हमने ये लास्ट का मैंने आपको बता दिया एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है, क्यों बनता है, और उसमें ये कुछ एंट्रीज आती हैं। ये अकाउंट आपके लिए नया होगा, लेकिन देखिए इसमें जो एंट्रीज आ रही हैं ये एज इट इज़ हैं, कोई भी इसमें चेंज नहीं है सिवाय इस पार्ट के। अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस भी हम वैसे ही मेंटेन कर रहे थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लग रहा था, सेलिंग प्राइस दिखा रहे थे, लेकिन पहले हम वहाँ दिखा रहे थे एसेट अकाउंट में। अब हम इसके लिए अलग से जो एसेट या पार्ट ऑफ द एसेट कंपनी सेल ऑफ करेगी उसके लिए हम खोलेंगे। सपोज मशीनरी सेल ऑफ करिए तो यहाँ पे आ जाएगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट, जो भी है डिपेंडिंग अपॉन दी क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस ये बुक वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू का ध्यान रखना है। अगर प्रोविजन दिया है डेप्रिसिएशन तो ओरिजिनल वैल्यू पे एसेट की वैल्यू ट्रांसफ़र होगी, नहीं दिया है तो बुक वैल्यू पे होगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं।
और अगर एसेट डिस्पोजल का क्वेश्चन आ रहा है तो ये जनरली और क्वेश्चन से इजी होता है, बस आपको एक अलग से एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रिएट करना होता है, वो हम साइड बाय साइड क्रिएट कर लेंगे। जैसे हम मशीनरी अकाउंट की एंट्रीज करेंगे वैसे ही हम डिस्पोजल की भी कर लेंगे, ठीक है। तो आई सजेस्ट कि अगर डिस्पोजल वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप एसेट अकाउंट को और एसेट डिस्पोजल अकाउंट को साइड बाय साइड मेंटेन करना, बाद में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आप कर सकते हैं। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. Okay students, the question will be on your screens. I have written it for you. That is, on September 11th, Gopal Limited, on September 1st 2011, Gopal Limited purchased a plant for 10,20,000. Then again in 2012 1st जुलाई को उसने एक और प्लांट परचेज किया 6 लाख का, और 14 में उसने 1 अक्टूबर को सेकेंड प्लांट जो परचेज किया था उसका कुछ पार्ट सेल ऑफ करा, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट दी है 1,80,000 और ये सेल ऑफ किया 1,10,000। और 1 दिसंबर को उसी साल में एक और प्लांट परचेज किया 3 लाख का। इस क्वेश्चन में यू हैव टू अप्लाई 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज़ बी अवेयर, ये ध्यान से पढ़ना कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पूछ रहे हैं या ओरिजिनल कॉस्ट पूछ रहे हैं। क्लियर? एंड अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑफ एवरी ईयर ऑन 31st ऑफ मार्च। ओके, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले तो बना लेते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। प्लांट है तो प्लांट डिस्पोजल अकाउंट हो जाएगा, और एक और बना लेते हैं हम प्लांट अकाउंट। ठीक है, अब हम साइड बाय साइड इसको सॉल्व करते चलेंगे। क्या कह रहे हैं? ऑन 1 सितंबर 2011 गोपाल परचेज्ड अ प्लांट फॉर 10,20,000। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट। पहला प्लांट परचेज किया 10,20,000 का 2011 को 1 सितंबर। क्लियर? और तो कोई एंट्री है नहीं तो हम इसका बैलेंस निकाल लेते हैं, और इससे रिलेटेड तो कोई एंट्री है नहीं। ओके, डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में मेंटेन करेंगे, क्वेश्चन में बोल रखा है कि वी हैव टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर? तो अब 2011 का हमने परचेज किया, तो 2012 में 31 मार्च को हम बैलेंस दिखा देंगे बाय बैलेंस कैरेड डाउन, दैट इज 10,20,000। इसे क्लोज ऑफ कर देंगे। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट ईयर में इसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो 2012 में ही 1 अप्रैल को करेंगे। चिल्ड्रन डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द डेट्स एंड ईयर, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 10,20,000। क्लियर? अब देख लेते हैं अब क्या कह रहे हैं। 2012 में उन्होंने एक और मशीनरी परचेज करी प्लांट परचेज किया 6 लाख का, तो उसकी एंट्री यहाँ कर लेते हैं। टू बैंक अकाउंट सेकेंड प्लांट 6 लाख। क्लियर? कब करी? 1 जुलाई। क्लियर? अब यहाँ बैलेंस कर लेते हैं, दैट इज 10,20,000 प्लस 6 लाख, इट विल कम टू 16,20,000। 16,20,000 इसको यहाँ बैलेंस में शो कर लेंगे। 1 जुलाई 2012 का। अब क्लोजिंग बैलेंस हमारा 13 का बनेगा, दैट इज ऑन 31st ऑफ मार्च। तो बाय बैलेंस कैरेड डाउन इज 16,20,000। ठीक है, अब 2013 में 1 अप्रैल को हम ब्रॉट डाउन कर लेते हैं बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 16,20,000। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? ये तो एज इट इज है जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे। अब इस साल में तो कुछ है नहीं, I mean 13 and 14 में
तो कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं प्लांट से रिलेटेड। 14 1 अक्टूबर को हुआ, यानी कि वो 14 और 15 में हुआ। क्लियर, क्योंकि 1 अक्टूबर डेट आ गई, यानी कि अप्रैल के बाद। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब ऑब्वियसली इसको हम एज इट इज ट्रांसफर कर देंगे। क्लोजिंग बैलेंस हमारा 2014 में बनेगा 31 मार्च को। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज 16,20,000। क्लियर। अब आ जाते हैं हम और नीचे। अब दे आर सेइंग ऑन 1 अक्टूबर अ पार्ट ऑफ द सेकेंड प्लांट, मतलब कि ये वाला जो हमने 6 लाख में लिया था, इसका कुछ पार्ट उनने 1 जुलाई को सेल ऑफ कर दिया। ठीक है, 1 जुलाई को हमने सेल ऑफ किया, कितने में? 1,10,000। अब आपको यहाँ ध्यान करना है कि सेलिंग प्राइस क्या है सेकेंड प्लांट का, 1,10,000। तो एकदम से क्लिक होना चाहिए कि अगर एसेट डिस्पोजल अकाउंट बन रहा है, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट इस केस में बन रहा है, तो एक एंट्री यहाँ भी आएगी। हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई पार्ट एसेट का सेल ऑफ होता है तो वो सेलिंग प्राइस हम यहाँ शो करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होती है? प्लांट डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट, यही हमने डिस्कस किया था अभी। तो प्लांट डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट लिख लें। पहली एंट्री तो ये हो गई। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में जो मशीनरी सेल ऑफ हो रही है उसका जो ओरिजिनल अमाउंट है वो भी ट्रांसफ़र होगा और उसका सेलिंग प्राइस भी ट्रांसफ़र होगा। क्लियर। तो इस केस में एंट्री क्या बनेगी? प्लांट डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकेंड मशीनरी का कुछ पार्ट। ओके, तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना दिया है? 1,80,000 और 2012 दिया है। तो आपको सब कुछ चीज़ें लिखनी है 2012 1 जुलाई, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और सेकंड प्लांट का कुछ पार्ट था जो जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 1,80,000। तो हम इसको ओरिजिनल कॉस्ट पे ही ट्रांसफ़र करेंगे, दैट इज़ 1,80,000, क्योंकि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा है। नहीं होता तो ये 1,80,000 में से हम डिप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस करके फिर फाइनल वैल्यू यहाँ दिखाते। क्लियर, ये क्लियर हो गया। और क्यों? क्योंकि तो उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू, तो इसको हम बोलेंगे एट ओरिजिनल कॉस्ट। तो यहाँ आएगा 1,80,000। क्लियर। अब यहाँ पे 1 जुलाई को ये तो हमने बता दिया, उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था 1,80,000, कितने में सेल ऑफ हुआ वो भी दिखाएंगे। तो बाय बैंक, ये हमने एंट्री डिस्कस करी थी, इसमें आप लिख दो सेकेंड, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अक्सर क्वेश्चन में क्या होता है कि पहला जो एसेट हम खरीदते हैं वही सेल ऑफ करते हैं, लेकिन इस केस में सेकंड पे एडजस्टमेंट हो रहा है 6 लाख पे। ठीक है, तो ये कितने पे जाएगा? 1,10,000 पे गया। कब गया? 2012 में ही 1 जुलाई। अब इसी तारीख में आपको डेप्रीसिएशन भी शो करना है और इसी तारीख में प्रॉफिट एंड लॉस भी शो करना है। क्लियर। तो जब आप ये एंट्रियां कर रहे हैं तो साइड बाय साइड आप एकदम से ये लिख दो, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, और फिर अकॉर्डिंगली हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेंगे, ताकि हमें याद रहे कि एक प्रोविजन वाली एंट्री इसमें है तो वो प्रोविजन अकाउंट में भी हमें करना है। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ क्या करेंगे? अब क्योंकि हमने ये वाली एंट्रीज यहाँ दिखा दी, तो अब ये वाली एंट्री को हम यहाँ एडजस्ट करेंगे, दैट इज प्लांट डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट। तो अगर टू प्लांट अकाउंट यहाँ है तो ये आएगा बाय प्लांट डिस्पोजल एसेट, कितना था? 1,80,000। बस आपको यही शो करना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ओरिजिनल कॉस्ट। दिस इज, सॉरी स्टूडेंट, दिस इज नॉट 12, दिस इज 14। ठीक है, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन 12। तो अब ये गया 1 जुलाई को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 जुलाई 2014 ही चल रहा है, यहाँ पे हम लिख देंगे 1 जुलाई। क्लियर। इसके अलावा देख लो और कोई एंट्री तो नहीं है 14 में, और कुछ तो नहीं हो रहा। अच्छा, 1 दिसंबर को हमने एक और प्लान परचेज किया 3 लाख का। ठीक है, 1 दिसंबर को हमने परचेज किया, तो यहाँ पे हम 2014 करके शो कर देंगे। 1 दिसंबर टू
बैंक अकाउंट। अब ये तीसरा प्लांट है कितने का, 3 lakhs का। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, और तो कोई एंट्रीज है नहीं, इसे जल्दी से हम बैलेंस कर लेते हैं। कितना आएगा, यहाँ से करेंगे क्योंकि ये ब्रॉड डाउन है, बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये बाय बैलेंस कैरेट डाउन है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस को कंसीडर करते हैं हमेशा जब अकाउंट्स में वो करते हैं बैलेंस। तो 16,20,000 प्लस 3 lakhs दैट इज 19,20,000, 19,20,000 माइनस 16,20,000 माइनस 1,80,000। सो दिस इज, ठीक है, यहाँ आ गया 19,20,000, तो 19,20,000 माइनस 1,80,000। सो दिस इज 17,40,000। क्लियर, यहाँ लिख देते हैं 17,40,000 इज योर बाय बैलेंस carried down. So in bracket you can write balancing figure also, means this is your balance of the asset account which will be your answer. मतलब अगर आपका एग्जाम में आपने ये मेंटेन किया और आपका ये आ रहा है बैलेंस, दैट मीन्स द अकाउंटिंग ऑफ द एसेट अकाउंट इज करेक्ट। क्लियर, इसमें हम डेट लिख देते हैं। अब ये एट द एंड ऑफ द ईयर आएगा, तो यहाँ के और 2015 31st ऑफ मार्च। क्लियर, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा अभी बचा है क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना है। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी से। अब प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे आप, इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 1,80,000 एज ऑन जब हमने ये परचेज किया था। ये प्लांट हमने कब परचेज किया, 1 जुलाई 2012। तो यहाँ पे लिख देंगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑन, मीन्स 12 और 13 का था। 1 जुलाई कितना था, 1,80,000। ठीक है, अब हमें इतना पता है, इतना तो हमें अभी तक पता हो गया होगा कि जो भी एसेट को हम सेल ऑफ करते हैं तो उस पर हमें डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना होता है, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। तो डेप्रीसिएशन जिस साल में वो सेल ऑफ हो रहा है उसी साल का नहीं निकालना है हमें, और पीछे के साल के जितने हैं वो सारे निकालने हैं। क्लियर, तभी हम एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को उससे माइनस करेंगे और फिर हम उसको सेलिंग प्राइस से कंपेयर करेंगे और फिर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट तो हमें पता है 1,80,000। अब हम इसे 14 में सेल ऑफ कर रहे हैं, 14 में सेल ऑफ कर रहे हैं, तो 12 और 13 का डेप्रीसिएशन दिखाएंगे सबसे पहले, एक साल का, एक अकाउंटिंग ईयर का, दैट इज 12 और 13। तो डेप्रीसिएशन ऑन 1,80,000 फॉर 12 एंड 13। ठीक है, तो 1,80,000 का 10% कर दो। और कब ली थी हमने, ये आपको ये देखना है, इसकी बात चल रही है अभी। क्लियर, 1 जुलाई को ली थी। कैलकुलेट कर लेते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 9 मंथ्स। तो जल्दी से इसे कैलकुलेट कर लो। 1,80,000 इंटू 10 इंटू 9, दिस कम्स टू 13,500। क्लियर, ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इट विल कम टू 13,500। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब क्या करना है, अब देखो यहाँ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड की बात चल रही है, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड की बात चल रही है। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड की बात चलती तो हम 1,80,000 में से 13,000 माइनस करते और उस पर नेक्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन लगता। क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट है तो हर साल का डिप्रिसिएशन 1,80,000 पे ही लगेगा। यहाँ ये थोड़ा सा मेथड ईजी हो जाता है। ठीक है, कन्फ्यूजन कम रहती है। सो डिप्रिसिएशन ऑन 1,80,000 फॉर 13 to 14। भाई इस साल में तो कुछ नहीं हुआ, 14 को 1 अक्टूबर को हुआ, यानी कि वो 14-15 में चला गया। अकाउंटिंग ईयर ऐसे ही चल रहा है ना, अप्रैल से मार्च, तो ये साल तो पूरा चला गया ऐसे ही। तो हम साल भर का लगाएंगे, 1,80,000 इंटू 10% इज 1,18,000। तो ये पहला डेप्रीसिएशन आ गया, ये दूसरा डेप्रीसिएशन आ गया, तीसरा निकाल लें। ओके, आप कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने ये 1 जुलाई को ली और सेल ऑफ करा था, सेल ऑफ करा है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये 1 जुलाई नहीं है,
वेरी सॉरी, दिस इज अक्टूबर, ठीक है। जुलाई को तो हमने परचेज किया था, प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज, इसको आप यहाँ करेक्ट कर लो, ये अक्टूबर है। तो हमने एसेट डिस्पोजल में हम वो वाली सारी एंट्रीज बताएंगे जब ये एसेट सेल ऑफ हो रहा हो, उस तारीख की दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं अक्टूबर में। 2014 से 15 का अगर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करें तो जो मार्च से कैलकुलेट करेंगे, सॉरी अप्रैल से कैलकुलेट करेंगे, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 1 अक्टूबर को तो सेल ऑफ कर दिया, यानी कि 6 मंथ्स हो गए, ठीक है। तो 1,80,000 इंटू 10 इंटू 6, ये आपका आ गया 9,000। क्लियर स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया। अब हम टोटल डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शो करना है, दैट इज 13,500 प्लस 18,000 प्लस 9,000। इस वक्त कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम टू 40,500, 13,500 प्लस 18,000 प्लस दिस विल कम टू 40,500। क्लियर। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। तो टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट कितना आ गया, ये तो सिंपल मैथ्स है, 1,80,000 था माइनस 40,500 कर दो तो 1,39,500 आ गई वैल्यू। सेल ऑफ हमने कितने में किया, 1,10,000 पे, तो ऑब्वियसली लॉस हुआ 1,39,500 माइनस 1,10,000, तो कितना आ रहा है 29,500। 29,500 ये आ गया बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, लॉस ऑन सेल 29,500। क्लियर। अब ये हमारी ये अमाउंट और बची है, ये वाली। अब ये जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, इसके बाद आखिरी अकाउंट, उससे ये अमाउंट भी निकल आएगी। क्लियर। और बेसिकली अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लिखें, इस वाले अकाउंट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करके भी उसको बैलेंस करेंगे तो जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगी वो यहाँ आ जाएगी। और अगर ऐसे याद रखना है कि यहाँ पे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखा रहे हैं उस प्लांट का जिसको हम सेल ऑफ कर रहे हैं, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेसिकली ये आ गया आपका, ये यहीं से निकल के आ गया वैसे तो देखा जाए, ये दिस इज योर टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगा फॉर फर्दर कैलकुलेशन। तो ये 40,500 हम यहाँ लिख देंगे, तो हाथों हाथ आप इसे यहाँ भी लिख सकते हैं, अदरवाइज जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे होंगे तो भी आ जाएगा। ओके, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज़ 1,10,000 प्लस 40,500 प्लस 29,500, सो दिस इज़ 1,80,000। देखो ये बैलेंस हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आई रिकमेंड, अगर ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्वेश्चन में आ रहा है तो आप ये दोनों ही अकाउंट्स को साइड बाय साइड मेंटेन करना। अब हमें पता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट होता है, मतलब ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड जाता है, ठीक है। तो अगर हमने फर्स्ट मशीनरी को परचेज किया था, फर्स्ट प्लांट को परचेज किया था 1 सितंबर 2011, तो इस पर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो दैट विल बी 2012 31 मार्च। अब हम इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन की वैल्यू शो करेंगे, वही यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट प्लांट, ठीक है। तो ये 10,20,000 पे लगेगा क्योंकि यही अमाउंट थी आई सपोज, यस, ठीक है। और 1 सितंबर को हमने परचेज किया था, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स। तो 10,20,000 इंटू 10 इंटू 7, दिस विल कम टू 59,500, ठीक है। 59,500 यहाँ हम क्लोज कर देते हैं, ये हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि और तो कोई
हमने प्लांट किया नहीं, 2012 को ही क्लोज करते हैं हम। तो आखिरी डेट पे क्या किया जाता है, स्पेशली वो डेप्रिसिएशन जो लेफ्ट ओवर एसेट्स पे लगता है और बैलेंस। क्लियर? तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेफ्ट ओवर एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगा और बैलेंस को हमने 31 मार्च को बैलेंस कर दिया। क्लियर? अब ये यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो ये अगेन 12 में होगा ऑन 1 अप्रैल बाय बैलेंस BD। क्लियर? अब 12 और 13 में तो एज सपोज आई थिंक सो, अच्छा 1 जुलाई को हमने प्लांट परचेज किया था 6 लाख का, ठीक है, 1 जुलाई को किया, तो इस पे भी डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर लगेगा। ठीक है, तो 1 जुलाई को 2012 को 1 जुलाई को लिया था, तो एट द एंड ऑफ द ईयर इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 13 आ जाएगा 31 ऑफ मार्च। जो इस साल इसके एंड ऑफ द ईयर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो फर्स्ट मशीनरी का भी लगेगा और सेकंड का, फर्स्ट प्लांट का लगेगा और सेकंड प्लांट का भी लगेगा। ठीक है, ऐसे ही हम इनिशियली जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो ऐसे ही कर रहे थे हम। तो यहाँ हम लिख देते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों का निकाल लेते हैं। मींस फर्स्ट प्लांट का भी डेप्रिसिएशन निकलेगा और सेकंड का भी निकलेगा। अब फर्स्ट प्लांट का जो डेप्रिसिएशन यहाँ निकल के आया, ठीक है, वो 1 ईयर का नहीं था जब हमने परचेज की, और जब एंड ऑफ द ईयर आया उतने ईयर मंथ्स का था। तो इस साल में अब फर्स्ट मशीनरी पे ओवर फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो वो हो जाएगा 1,02,000 भाई 10,20,000 पे आप 10% कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम टू 1,02,000 प्लस इस पे हम कैलकुलेट करेंगे 9 मंथ्स का 6 लाख, तो ये हो गया 45,000। ठीक है, 9 मंथ समझ में आया कैसे, क्योंकि हमने 1 जुलाई को परचेज किया, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 9 मंथ्स। इसको प्लस कर लेते हैं, 1 लाख प्लस 45,000, सो दिस विल बी 1,47,000। क्लियर? अब इसको ऐड कर लेते हैं, बैलेंस कर लेंगे। दिस विल कम टू 2,06,500। क्लोज कर दो, यहाँ करो 2,06,500, क्लोज कर दिया। और अब ये जो 2,06,500 टू बैलेंस CD, ये भी एट द एंड ऑफ द ईयर आएगा 2013। ठीक है, अब ये ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 2013 को 1 अप्रैल को होगा बाय बैलेंस BD, दैट इज 2,06,500। क्लियर? अब 13-14 में तो कुछ हुआ नहीं, 14 में हुआ था, लेकिन 1 अक्टूबर को सेल ऑफ करा हमने, तो ये फाइनेंशियल ईयर तो कुछ हुआ नहीं। तो अगेन हम ये फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा, 14 में होगा, 2014 को 31 मार्च को हम डेप्रिसिएशन शो करेंगे। चिल्ड्रन डोंट गेट कंफ्यूज, डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर ही होता है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप ये फाइनेंशियल ईयर्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन शो करेंगे। अब फर्स्ट का और सेकंड का इतने ही प्लांट है हमारे पास। अब 1 ईयर का, इस पे भी फर्स्ट वाले प्लांट पे जो 1 ईयर का डेप्रिसिएशन था वो एज इट इज़ रहेगा, दैट इज़ 1,02,000 प्लस सेकंड का, इस केस में हम ईयरली निकालेंगे 45,000। सेकंड का भी सेकंड प्लांट का भी अब हम ईयरली डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो 6 लाख का 10% 60,000 हो गया। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1,62,000, तो 1,62,000 ऐड कर देंगे इसे, 1,62,000 प्लस 2,06,500, तो यह जाएगा 3,68,500। बंद कर दो इसे, 3,68,500। ठीक है, ये आ गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। ये भी हमारा कब आएगा, 2014 31 मार्च। क्लियर?
और अब हम लास्ट वाली एंट्रीज कर लेते हैं। अब हम ये बैलेंस यहाँ फॉरवर्ड कर लेंगे। 2014 1 अप्रैल बाय बैलेंस BD दैट इज 3,68,500। क्लियर। अब हमने मशीनरी के पार्ट को सेल ऑफ कब करा? 1 अक्टूबर। ठीक है। तो एक हमारी एंट्री थी जो हमने प्रोविजन एसेट डिस्पोजल अकाउंट में करी थी, क्रेडिट साइड, बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो उसकी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है। तो वो टू प्लांट डिस्पोजल अकाउंट को हम यहाँ शो कर देते हैं 2014 को 1 अक्टूबर। वो थी हमारी 40,500 जिसमें था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में था, तो वो एंट्री को हमने यहाँ कर दिया। तो 40,500 जो हम कैलकुलेट कर चुके थे वो हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर। अब कुछ पार्ट सेकेंड प्लांट का हमने सेल ऑफ भी किया था, तो लास्ट ईयर में जितना उसका डेप्रिसिएशन आएगा, मतलब जिस ईयर में हमने उसको सेल ऑफ किया, हम अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में उसी टाइम का डेप्रिसिएशन शो करेंगे। यानी कि हम ये वैल्यू शो करेंगे जो हमने यहाँ कैलकुलेट कर रखी 9,000, क्योंकि यहाँ हमने सेल ऑफ किया तो आखिरी में इस मशीन का, इस प्लांट का जो डेप्रिसिएशन आया वो आया 9,000। तो इसको हम यहाँ करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 9,000 1 अक्टूबर। इधर हम लिख देते हैं डेप्रिसिएशन ऑन पार्ट ऑफ प्लांट सोल्ड। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जब हम फाइनल डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, जो हम प्लांट सेल ऑफ कर रहे हैं वो 9,000 दिखाएंगे आखिरी साल का। ठीक है, ये वाला। ठीक। और यहाँ पे हमने एक्यूमुलेटेड दिखाई दिया, तो यू डोंट गेट कंफ्यूज विद दीज अमाउंट्स। क्लियर। अच्छा, और आखिरी में अब हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे। सही बोल रही हूँ? नहीं, एक चीज़ और रह रही है। वो क्या है? आखिरी में हमने ये वाला तो हमने प्लांट का जो पार्ट सेल ऑफ किया उसकी तो हमने सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट कर ली। ठीक है। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो प्लांट बच गए हैं या जो पार्ट ऑफ द प्लांट हमने सेल ऑफ किया था उसका भी तो कुछ पार्ट बचा होगा। और ये वाला जो फर्स्ट प्लांट हमने परचेज़ किया था 10,20,000 का, वो भी बचा है। तो इस साल उनका डेप्रिसिएशन भी हम शो करेंगे एंड दैट वी विल शो एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है। तो यहाँ पे बस ये वाला डेप्रिसिएशन दिखा के किसको बैलेंस अभी क्लोज ऑफ मत कर देना, ये भूल गए। अक्सर ये स्टूडेंट्स भूल जाते हैं आखिरी में कि भाई हमने सब कुछ शो कर दिया एवरीथिंग, और ये डेप्रिसिएशन शो करके एंड देन यू क्लोज ऑफ द अकाउंट। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट मत भूलना, ये पार्ट ज़रूरी है। जो लेफ़्ट ओवर प्लांट्स हैं या लेफ़्ट ओवर एसेट है उनका एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हमें डेप्रिसिएशन दिखाना है। सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कौन कौन से प्लांट लेफ़्ट ओवर हैं? 1 प्लस सेकेंड का कुछ पार्ट लेफ़्ट ओवर है, और प्लस थर्ड का जो 3 लाख की हमने आखिरी में ख़रीदी थी। ठीक है। तो पहले का तो 1,02,000 ही डेप्रिसिएशन आएगा जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था। क्लियर। देखो ये साल और ये साल सेम था ना, पूरा ईयरली कैलकुलेशन किया था फर्स्ट प्लांट का। अब सेकंड प्लांट का बैलेंस निकाल लेते हैं हम, कितना पार्ट बाकी है। बैलेंस ऑफ प्लांट लेफ्ट सेकंड वाले का कितनी की थी? 6 लाख की थी, माइनस 1,80,000। तो अब ये अमाउंट कितनी आ जाएगी? 6 लाख माइनस 1,80,000। तो दिस इज़ 4,20,000। इस पे डेप्रिसिएशन निकाल लो। सेकंड प्लांट है ये, 4,20,000 का 10% तो हो गया 42,000। फर्स्ट मशीनरी का 1,02,000 वही चला आ रहा है, और थर्ड का 3 लाख लिया था हमने, 3 लाख की प्लांट थी। 10% डेप्रिसिएशन इंटू 1 अक्टूबर को ख़रीदा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 नहीं, हमने कब लिया था? दिसंबर में। 1 दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 4 मंथ्स। कर लो कैलकुलेट, कितना आएगा? 3 लाख इंटू 10 इंटू 4, दिस विल गिव यू 10,000। ठीक है। अब इनको प्लस कर दें। दिस इज़ 42,000
प्लस 10,000 plus 10,000. So this was 1,54,000. इसको कर लो, बैलेंस कर लो, प्लस 9,000 प्लस 3,68,500. So this will come to 5,31,500. 5,31,500 और बैलेंस कितना आ रहा है -40,500. So this will be 4,91,000. So this 4,91,000 is your answer. ये आ गया टू बैलेंस कैरेट डाउन इज योर बैलेंसिंग फिगर. ये एट द एंड ऑफ द ईयर होगा अगेन 2015 31st ऑफ मार्च. ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स कुछ ऐसे आप सॉल्व करेंगे. बेसिकली प्लांट अकाउंट आपको इजी लगा होगा और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन भी इजी है. हमने कुछ नहीं किया, हमने जो डेप्रीसिएशन प्लांट अकाउंट में दिखाना था वो सेपरेटली प्रोविजन में दिखा दिया. थोड़ी सी कन्फ्यूजन या थोड़ा सा न्यूनेस एसेट डिस्पोजल अकाउंट में थी जो हमने डिस्कस किया, और आई डोंट थिंक सो वो आपको बहुत टफ लगा होगा क्योंकि उसमें कुछ ही सेलेक्टेड एंट्रीज होती हैं. सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी. एंड आई सजेस्ट कि आप इसे रोज़ प्रैक्टिस करें. डेप्रीसिएशन जो भी आपके कॉलेजेस में चल रहा है या स्कूल्स में ये चैप्टर चल रहा है तो आप उसे उसी टाइम अच्छे से रिवाइज करें, डाउट्स पूछें, क्लियर करें. और अगर आपको मेरे लेक्चर में कोई डाउट है तो प्लीज़ डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इन्हें आपको क्लैरिफाई कर सकूं. सो मोस्ट प्रॉब्ली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के साथ हमने ये चैप्टर भी फिनिश ऑफ कर लिया है. एंड इन दी अपकमिंग लेक्चर्स वी विल स्टार्ट ऑफ विद द नेक्स्ट चैप्टर. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.